हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर या फिर एसेंट ऑफ सेप के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको ईजिली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप, थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेप या फिर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, कंक्लूजन ऑफ एसेंट ऑफ सेप को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्रीन पार्ट और एक नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं। ग्रीन पार्ट्स में लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फूड का फॉर्मेशंस करते हैं। जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होता है वो स्टेम एंड रूट वाले भाग आते हैं जिसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होता है और उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है और वो फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। परंतु स्टेम एंड रूट को भी फूड की आवश्यकता तो होती ही है ना, इसलिए स्टेम एंड रूट्स लीव्स से फूड प्राप्त करते हैं और इसी ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। ट्रांसलोकेशंस में फूड के साथ साथ वाटर एंड मिनरल्स की भी ट्रांसपोर्ट होती है, जो वैस्कुलर बंडल जाइलम प्लस फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा वाटर एंड फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और जो इसी ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसे ही ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। अब इसका नोट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसे आप नोट्स कर सकते हैं या फिर उसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। किसी भी प्लांट में फूड, वाटर एंड मिनरल्स की जो मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर, उसे ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। प्लांट में फूड, वाटर एंड मिनरल्स की जो ट्रांसलोकेशंस होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला है जाइलम के द्वारा और दूसरा है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा जो ट्रांसलोकेशंस होती है उसे ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर और फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसलोकेशन होती है उसे ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड कहते हैं। जाइलम के द्वारा जो ट्रांसलोकेशंस होती है उसे ही एसेंट ऑफ सेप भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड को देखते हैं। ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड। लीव्स से प्लांट के अदर भाग में फूड का ट्रांसपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे ट्रांसलोकेशंस ऑफ फूड कहते हैं और यह प्रोसेस फ्लोएम के द्वारा कंप्लीट होती है जो बाई डायरेक्शनल होती है। इसके बाद ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ सेप, वाटर प्लस मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मीन्स लीफ of plant body or against the force of gravity, it is called as translocations of water. We can also called as ascent of sap. रूट्स से एरियल पार्ट लीव्स की ओर सैप का मूवमेंट, इसमें जो सैप होता है वो वाटर एंड मिनरल्स के कॉम्बिनेशन को सैप कहा गया है। सैप का मूवमेंट या ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर या एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। यह प्रोसेस जाइलम के द्वारा होता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है। जो जाइलम होता है वो रूट से टिप की ओर ही हमेशा वाटर का सप्लाई करता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। जो ब्लू कलर के एरो से है वो रूट से एरियल पार्ट लीफ की ओर जाता है, जो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये जाइलम का पाइप होता है। और जो पिंक कलर में है वो एटमॉस्फेयर से फूड को एब्जॉर्ब करके या फिर फूड फॉर्मेशंस करके वो रूट या फिर अदर स्टेम वाले भाग में फूड को पहुंचाता है, जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अभी हमने देखा कि जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखने के लिए पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप की स्टडी करते हैं आगे।
वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा ही होता है। इस तथ्य को कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट ईओसिन एक्सपेरिमेंट था और दूसरा एक्सपेरिमेंट रिंगिंग एक्सपेरिमेंट था। अब हम ईओसिन एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। ईओसिन एक्सपेरिमेंट में एक बाल्सम के प्लांट को एक बीकर में रखा गया, जिसमें वाटर के साथ साथ रेड कलर का ईओसिन डाई डाला गया। लगभग 30 से 40 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया गया कि इस बाल्सम के प्लांट के अंदर स्टेम में रेड कलर का स्ट्रिक दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे लीफ के अंदर भी दिखाई देता है। और इसके बाद प्लांट के स्टेम का जब टीएस किया गया, जिसमें देखा गया कि जो जाइलम टिश्यू है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा था। इससे यह एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि जाइलम टिश्यू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और यह प्रोसेस नीचे से ऊपर की ओर जाती है। अब इसका नोट्स मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ईओसिन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो चुका था कि जाइलम ही ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, परंतु जाइलम के साथ साथ कुछ और टिश्यू ऑर्गन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, ये देखने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को सर्वप्रथम मालपिघाई ने 1671 ईस्वी में दिया था। इसमें 2 बीकर लिए गए, दोनों बीकर में स्टैंड से लगाकर 2 प्लांट के ट्विग को रखा गया और दोनों बीकर में पानी भरा गया। एक बीकर के प्लांट में जाइलम को छोड़कर बाकी टिश्यू को निकाल दिया गया और दूसरे बीकर में जाइलम को निकाल दिया गया और बाकी टिश्यू को रखा गया। कुछ दिनों बाद जब प्लांट को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि जिस प्लांट में जाइलम के रिंग प्रेजेंट थे वो प्लांट स्वस्थ एवं हरा था, वहीं दूसरी प्लांट जिसमें जाइलम को हटा दिया गया था वो प्लांट मुरझा गया था। इससे स्पष्ट हो गया कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जाइलम टिश्यू प्रेजेंट वाला प्लांट स्वस्थ निकला। अब मैं आपको स्क्रीन पर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स की नोट्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आप नोट कर सकते हैं। हमने अभी पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप तो देखा, जिसमें हमें यह क्लियर हो गया कि जो जाइलम होता है वो ही वाटर का ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर करता है। परंतु इसके लिए कुछ थ्योरीज भी दिए गए हैं कि ये कैसे वर्क करता है या फिर ये कैसे ऊपर की ओर वाटर को पहुंचाता है, जिसे हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारा चौथा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप, जिसे हम मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप के भी नाम से जानते हैं। एसेंट ऑफ शेप एक जटिल क्रिया है। प्लांट में एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक थ्योरीज दिए थे, जिसमें से 3 थ्योरीज मेन हैं। पहला है रूट प्रेशर थ्योरी, दूसरा है कैपिलरी थ्योरीज और तीसरा है कोहेशन टेंशन थ्योरी। एसेंट ऑफ शेप को हम 3 ग्रुप में भी बांट सकते हैं। जैसे पहला है रूट प्रेशर थ्योरी, जिसे मूल दाब सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा है वाइटल थ्योरीज, जिसे जीवन सिद्धांत कहते हैं, और तीसरा है फिजिकल थ्योरीज, जिसे भौतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहला थ्योरीज है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी को जे प्रेसली ने दिया था। उन्होंने कहा कि जो रूट हेयर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो जाइलम की सेल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है जाइलम वेसल्स के अंदर, जिसे रूट प्रेशर थ्योरी कहते हैं। जे प्रेसली ने पूरा रिस्पॉन्सिबल रूट प्रेशर को माना है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जे प्रेसली ने कहा कि यदि हमारे पास कोई प्लांट है जिसमें सॉइल है और उसकी स्टेम को हम बेस से थोड़ा ऊपर कट कर देते हैं तो वहाँ पर से एक लिक्विड बाहर निकलेगा, जिसे जब हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं तो उसमें से वो सैप निकलता है। सैप मीन्स जिसमें वाटर और मिनरल्स होता है, और इसी प्रोसेस को एक्सुडेशन या ब्लीडिंग कहते हैं। मीन्स जो प्लांट को काटने की जो प्रोसेस होती है और उसमें से जो सैप निकलने की प्रोसेस होती है, उसे ही एक्सुडेशन के नाम से जाना जाता है।
और इस कटे हुए स्टेम में हम एक इंस्ट्रूमेंट मोनोमीटर लगा देते हैं और चेक करते हैं तो हमें दिखाई देगा कि उसमें कितने फ्लो में वाटर एंड मिनरल्स कंटिन्यूअसली बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो मोनोमीटर लगाते हैं उसमें मरकरी भरा रहता है। जैसे ही वो शेप उस मोनोमीटर में आएगा तो मरकरी का लेवल आगे बढ़ेगा। जैसे ही मरकरी का लेवल ऊपर जाता है हम उसे ईजिली काउंट कर सकते हैं और हम रूट प्रेशर थ्योरी को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमें कंटिन्यूएशन रूट प्रेशर दिखाई देता है। अब मैं स्क्रीन पर आपको इस एक्सपेरिमेंट के नोट्स शेयर कर रही हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं। ये प्रोसेस तो हम नेचुरली किए थे, मतलब इसे हम ग्राउंड पे या फिर अपने बगीचे में इसे कर सकते हैं। अब इसकी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक पॉट लेना है जिसमें रूट स्टेम से लगा होना चाहिए। स्टेम के ऊपर मोनोमीटर को जब फिट किया जाता है तो जैसे ही रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो स्टेम से मोनोमीटर में जाता है और मोनोमीटर में फिल मरकरी अपनी जगह से आगे बढ़ता है। उसकी लेवल जैसे ऊपर जाती है हम मोनोमीटर में काउंट कर सकते हैं कि वाटर कितना ऊपर आ रहा और हम रूट प्रेशर को काउंट कर सकते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स की नोट्स अब मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, उसे प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पता लगाया कि जो रूट प्रेशर थ्योरी होता है वो रूट के द्वारा वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन ये कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने उस एक्सपेरिमेंट पर ऑब्जेक्शंस लगाया है जिसकी वजह से उसे निरस्त कर दिया गया था। रूट प्रेशर थ्योरी जो पौधों में केवल कुछ फीट की ऊंचाई तक ही एसेंट ऑफ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये थ्योरी एसेंट ऑफ शेप के प्रोसेस के लिए कंप्लीट नहीं है और इस थ्योरी को कुछ ऑब्जेक्शंस के कारण डिस्कार्ड या फिर निरस्त कर दिया गया था, जो निम्न है। इसमें पहला है, इस थ्योरी में जे प्रेस्ली ने कहा कि वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो रूट प्रेशर के द्वारा होता है। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम किसी प्लांट के रूट वाले भाग को कट कर देते हैं और उसके बाद उस प्लांट को वाटर में वर्टिकल रखते हैं तब भी हम देखते हैं कि वाटर का जो असेंडिंग मूवमेंट है वो स्टॉप नहीं होता है। स्ट्रैसबर्गर ने इस बात की पुष्टि की है। यह एक्सपेरिमेंट रूट प्रेशर थ्योरी को गलत प्रूफ करती है। और दूसरा है, प्लांट के अंदर रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि वाटर को 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकती है। इससे ऊंचे पेड़ों पर लाइक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पर रूट प्रेशर थ्योरी वर्क नहीं करती है, इसलिए इस थ्योरी को गलत माना गया था। इसके बाद इसका थर्ड और सबसे मेन रीज़न ये था कि समर सीजन के दौरान जब ट्रांसपिरेशंस की प्रोसेस ज़्यादा होती है तो रूट प्रेशर कम होती है और जब स्प्रिंग सीजन में रूट प्रेशर ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशंस की प्रोसेस कम होती है। इसलिए यह थ्योरी गलत प्रूफ होती है, क्योंकि जब रूट प्रेशर ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशंस की प्रोसेस कम क्यों है, दोनों को समान होना चाहिए था। इसलिए रूट प्रेशर थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया गया था, इसे निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद अब हम दूसरी थ्योरीज वाइटल थ्योरीज देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एसेंट ऑफ शेप के लिए लिविंग सेल्स की आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत को गोडलेवस्की और मॉलिस ने दिया था, जो निम्न है। इसमें से पहला थ्योरीज है पंपिंग एक्टिविटीज़ थ्योरीज। इस थ्योरी को गोडलेवस्की ने 1884 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा, उसमें पंपिंग एक्टिविटीज़ के कारण वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। जाइलम पेरेन्काइमा एंड जो मेड्युलरी रेज होती है वो जब पंपिंग करती है तो वाटर का असेंडिंग मूवमेंट होता है। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा गलत प्रूफ कर दिया गया था। इसमें जो ऑब्जेक्शंस थे वो स्ट्रैसबर्गर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने देखा कि जब हम जाइलम के अंदर जो लिविंग सेल्स जैसे जाइलम पेरेन्काइमा होती है उसमें पिक्रिक एसिड एंड साइनाइड के द्वारा किल कर देते हैं तो भी वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होती है। इससे यह प्रूफ होता है कि जाइलम के अंदर जो जाइलम पेरेन्काइमा सेल है वही रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए, इसलिए इस थ्योरी को भी गलत प्रूफ कर दिया गया था। इसमें दूसरी थ्योरीज है वाइटल फोर्स थ्योरी।
इस थ्योरी को इंडियन जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस ने 1923 में दिया था। उन्होंने कहा कि जो कॉर्टेक्स के अंदर इनर मोस्ट सेल है उसकी सेल के अंदर पल्सेटिंग एक्शन होता है। उन्होंने कहा कि जब यह सेल एक्सपेंड होती है या फिर फूलती है तो उसके आसपास के सेल से वाटर डिफ्यूज हो जाता है उसके अंदर और वह टर्गिड हो जाता है, और जब यह सेल सिकुड़ती है तो वाटर की असेंडिंग होती है। फोर्सिबली प्लांट में वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, और इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक इलेक्ट्रिक प्रोब का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा प्लांट के अंदर सेल की एक्टिविटीज़ का पता चलता है। उन्होंने एक पॉट लिया और उसमें जो प्लांट थे उसकी स्टेम के अंदर एक सुई की हेल्प से कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल लेयर में सुई को पहुंचाया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसको गैल्वेनोमीटर और बैटरी से जोड़ दिया गया, जिससे उन्होंने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो करता है तो उस सेल के अंदर पल्सेटिंग मूवमेंट होती है। उन्होंने ज्ञात किया कि एंडोडर्मिस के बाहर की सेल में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस की प्रोसेस होती है, जिसे इलेक्ट्रिक प्रोब के गैल्वेनोमीटर में देखा जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा जाइलम शेप का पंपिंग होता है। जगदीश चंद्र बोस के इस एक्सपेरिमेंट को अब मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वे नहीं मानते कि पल्सेटिंग मूवमेंट के कारण असेंडिंग ऑफ सैप होता है। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनेक साइंटिस्ट ने अनेक वाइटल थ्योरीज दिए थे, लेकिन उन सभी को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि पॉइजन्स जैसे पिक्रिक एसिड एंड कार्बोलिक एसिड भी जाइलम द्वारा ट्रांसलोकेटेड किए जा सकते हैं, जो हार्मफुल होता है, और यह वाइटल थ्योरीज के मूलभूत विचारों के विरुद्ध था। इसलिए वाइटल थ्योरीज को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। इसके बाद तीसरी थ्योरीज आती है फिजिकल थ्योरीज। ऐसे संपूर्ण थ्योरीज जो जाइलम की डेड सेल्स को एसेंट ऑफ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वे सारे थ्योरीज फिजिकल थ्योरीज के अंतर्गत आते हैं, जो निम्न है। इसमें से पहला है इम्बाइबिशंस थ्योरी। इस थ्योरी को सर्वप्रथम अंजर ने प्रस्तावित किया था तथा सैक्स ने सपोर्ट किया। इनका कहना है कि वाटर इम्बाइब्ड होता है सेल वॉल के द्वारा और मटेरियल का अपवर्ड ट्रांसलोकेटेड होता है। इस थ्योरी के अनुसार एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस जाइलम सेल्स के वॉल के द्वारा इम्बाइबिशन फोर्स के द्वारा होती है। इम्बाइबिशन थ्योरी की मान 100 से 1000 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो लंबे पेड़ों में एसेंट ऑफ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु इसे भी कुछ रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि वाटर का एसेंडिंग मूवमेंट जाइलम की वॉल के द्वारा नहीं बल्कि ल्यूमेन गुहा के द्वारा होता है, अतः अंत में इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी थ्योरीज है कैपिलरी थ्योरीज, जिसे केशिकत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी को बोहेम ने दिया था। चूंकि एसेंट ऑफ शेप जाइलम के ल्यूमेन के द्वारा होती है, अतः यह विचार किया गया कि कैपिलरी फोर्स की निश्चित भूमिका रहती होगी। इनके अनुसार प्लांट में जाइलम वेसल्स ल्यूमेन एक कैपिलरी ट्यूब के जैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक में जब हम स्ट्रो से सक करते हैं और उसी से एक फोर्स वर्क करती है जिसे कैपिलरी फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसे फिजिकल थ्योरीज भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है, जब हम किसी लैंप में ऑयल डालते हैं तो उसमें बाती को आधा डिप्ड करके रखते हैं तो उसमें ऑयल की कुछ दूरी तक उसमें खुद से ऊपर आ जाती है, और इसी को उन्होंने कैपिलरी फोर्स कहा है। उनका मानना है कि लिविंग सेल्स के साथ साथ डेड सेल्स भी इस प्रोसेस में वर्क करता है, परंतु इसे भी कुछ रीजंस की वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया था, जिसमें से पहला है इस प्रोसेस के लिए फ्री स्पेस की आवश्यकता होती है, और दूसरा है कैपिलरी फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत लो होता है। यह छोटे प्लांट के लिए वर्क कर सकता है, परंतु बड़े बड़े प्लांट में यह फोर्स वर्क नहीं करता है। इसके बाद फिजिकल थ्योरी में तीसरी थ्योरीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, जिसे वायुमंडलीय दाब सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कैपिलरी थ्योरीज के बाद यह माना गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी एसेंट ऑफ शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
वाष्पोत्सर्जन के कारण जाइलम सेल्स में प्रेशर कम हो जाता है तथा इस गैप को भरने के लिए वाटर नीचे से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण चढ़ता है। इस थ्योरी के मुख्य ऑब्जेक्शंस भी हैं। पहला ऑब्जेक्शन है प्लांट के निचले सिरे पर खुली स्पेस होनी चाहिए जो जड़ों के कारण संभव नहीं है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण प्लांट में वाटर केवल 34 फीट तक ही चढ़ सकता है। लंबे पेड़ों में रसारोहण के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट और मेन टॉपिक है ट्रांसपीरेशन पुल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये एक यूनिवर्सल बेस्ड थ्योरी है। ये सभी साइड से प्रूफ करता है कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो ही ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। तो चलिए ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी देखते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव तथा संसर्जन सिद्धांत। इस थ्योरी को कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने 1894 ईस्वी में दिया था तथा रनर, कर्टिस एंड क्लर्क ने सपोर्ट किया था। यह थ्योरी यूनिवर्सल बेस्ड थ्योरी है। इस थ्योरी ने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट किस प्रकार से होता है। यह थ्योरी कोहेजन एडिशन या फिर ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी पर बेस्ड है। इसमें कोहेजन एंड एडिशंस को देखते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शंस बिटवीन सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स H2O इज कॉल्ड कोहेजन्स। मतलब कोहेजन्स मीन्स कोहेजन्स हम उसे कह सकते हैं जो एक सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करता है। जैसे वाटर के साथ अट्रैक्ट होगा उसे कोहेजन्स कहते हैं और इसके बीच एक फोर्स वर्क करती है जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं और कोहेसिव फोर्स के प्रोसेस को ही कोहेशंस कहते हैं। और इस फोर्स के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे इसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स है H2 और O, तो जो एक H2O है वो दूसरे H2O से अट्रैक्ट है और इन दोनों के बीच में जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसके बीच में एक कोहेसिव फोर्स वर्क करती है जो उस वाटर को एक दूसरे से जोड़ कर रखती है। इसे ही कोहेसिव या फिर कोहेशंस कहा जाता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं एडिशंस, अट्रैक्शंस बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल लिग्निन एंड H2O। एडिशंस हम इसे कहते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उसे एडिशन कहते हैं। जैसे जो वाटर होता है वो लिग्निन के साथ अटैच्ड होता है और उसकी वजह से वो प्लांट रूट से टिप की ओर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है जिसे एडिशंस कहते हैं। इसमें जो जाइलम के ट्रैकिड्स एंड वेसल्स वॉल हैं वो लिग्निन एंड सेलुलोज के बने होते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच भी एक बॉन्ड बनता है और इनके बीच एक एडेसिव फोर्स वर्क करती है। जैसे लिग्निन, सेलुलोज और वाटर ये तीनों मिक्स होकर एक एडेसिव फोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को एडिशंस कहते हैं। और जो जाइलम वेसल्स होती है वो रूट से टिप तक कंटिन्यूअसली एक चैनल का फॉर्मेशन करती है। जो जाइलम सेल्स होती है वो वाटर का कोहेसिव एंड एडेसिव गुण के कारण एक कंटिन्यूअस या फिर अनब्रोकन कॉलम बनाने में सफल होती है जिससे एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद इसमें कोहेशन एडिशंस को हम ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी भी कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी क्यों कहते हैं वो हम आगे देखते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, इसमें पुल का मीन्स होता है किसी भी चीज को खींचना। जब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जाइलम सेल्स में खिंचाव उत्पन्न होती है और उसी खिंचाव को ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में जो जाइलम का वेसल्स है वो एक ट्यूब के आकार का स्ट्रक्चर बनाता है और वो रूट से प्लांट के टॉप तक फैला रहता है। जाइलम सेल्स एक के ऊपर एक रखी होती है तथा उसकी जो वॉल होती है वो हॉलो होती है जिसकी वजह से एक कंटिन्यूअस ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ इसमें जाइलम ट्रैकिड्स भी होते हैं जिसकी वॉल्स में पोर्स होते हैं। जाइलम ट्यूब का एक सिरा पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के द्वारा रूट हेयर के द्वारा जुड़ा रहता है तथा जो जाइलम ट्यूब का दूसरा सिरा है वो मेसोफिल सेल्स के द्वारा लीफ में सबस्टोमेटल कैविटी से जुड़ा रहता है। इस ट्यूब में वाटर फिल रहता है। जाइलम सेल्स के कैपिलरी में जल भरा रहता है तथा कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स के कारण एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का फॉर्मेशन करता है और यह काफ़ी रिग्ड होती है जिसकी वजह से इसकी कंटिन्यूअस बॉन्ड टूटती नहीं है और वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता रहता है। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं।
ट्रांसपीरेशन स्पूल थ्योरी में जाइलम वेसल्स ट्यूब के समान इसकी जो संरचना होती है वो रूट से प्लांट के टॉप तक फैली रहती है। जाइलम सेल्स एक के ऊपर एक रखी होती है तथा उसकी जो वॉल होती है वो हॉलो होती है, जिसकी वजह से ये एक कंटिन्यूअस ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। इसके साथ इसमें जाइलम ट्रैकेट्स भी होते हैं जिसकी वॉल में पोर्स होते हैं, और जाइलम का जो ट्यूब होता है उसका एक सिरा पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स के द्वारा रूट हेयर से जुड़ा रहता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो मेसोफिल सेल्स के द्वारा लीफ के सब स्टोमेटल कैविटी से जुड़ा रहता है। इस ट्यूब में जब वाटर जो स्टोमेटा होता है उसमें वाटर फील रहता है और जाइलम सेल्स के कैपिलरी में जल भरा रहता है, तथा जैसे ही उसमें कोहेसिव फोर्स के कारण जैसे वाटर के साथ जब अट्रैक्ट होता है तो एक कंटिन्यूअस वाटर का कॉलम चैन का फॉर्मेशन करता है, और ये इतना मजबूत होता है कि ये आसानी से टूटता नहीं है, जिसकी वजह से इसकी एक कंटिन्यूअस बॉन्ड बनती है। और इसी तरह से जाइलम का जो ट्यूब होता है वो वाटर प्लांट में एक रूट से लेकर स्टोमेटा तक एक रस्सी की तरह कार्य करता है। अगर इस रस्सी को जब हम ऊपर से खींचा जाए तो पूरी रस्सी ऊपर की ओर ही खींचेगी। पौधों में यही खिंचाव ट्रांसपीरेशन के कारण उत्पन्न होती है, जिसे ट्रांसपीरेशन स्पूल थ्योरी कहते हैं। और जो प्लांट के लीफ से ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर वेपोराइज होकर मेसोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में जाती है और वहाँ से वायुमंडल में मिल जाती है। मेसोफिल सेल का जो सेल शेप होता है वो वाटर लॉस के कारण कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, इसका ऑस्मोसिस एंड डीपीडी बढ़ जाता है तथा ये मेसोफिल सेल्स आसपास की सेल से वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद इसका जो वेस्कुलर बंडल जाइलम होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जो जाइलम के लीफ से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो लीफ होता है वो ब्रांच से, और जो ब्रांच होता है वो स्टेम से, और स्टेम रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे जाइलम ट्यूब पर एक टेंशन या खिंचाव उत्पन्न होती है, और यही टेंशन स्टोमेटा से लेकर रूट हेयर तक रहती है। और इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन स्पूल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए ट्रांसपीरेशन स्पूल एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी हर साइड सफल थ्योरी होती है, जिसे वाटर का अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए एक सक्सेसफुल थ्योरी माना जाता है। परंतु कुछ साइंटिस्ट ने इसे भी गलत प्रूफ किया था, लेकिन फिर भी यह थ्योरी हर तरह से सक्सेस होती है। ऑब्जेक्शंस है, इसके कुछ ऑब्जेक्शंस है, परंतु इस थ्योरी को भी कई वैज्ञानिकों ने गलत प्रूफ किया है, लेकिन फिर भी यह थ्योरी वर्क करती है। जैसे पहला है कॉपलैंड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जाइलम में एयर बबल्स बनने के कारण इनकी कंटिन्यूअसली में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया सोलेंडर, उन्होंने बताया कि जो एयर बबल्स होते हैं वो वाटर की कंटिन्यूटी प्रभावित नहीं होती है। एयर बबल्स की प्रेजेंसी के बाद भी जाइलम सेल्स में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेजेंट पिथ के द्वारा वाटर की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसे अब हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। इसमें सोलेंडर ने बताया था कि जो एयर बबल्स होते हैं वो वाटर की कंटिन्यूटी को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि जब वाटर के बबल्स बनते हैं तो वो जाइलम सेल्स में एक छोटे छोटे पीथ्स होते हैं, जिसमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाटर वापस ऊपर की ओर कंटिन्यूअस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर का जो कंटिन्यूअसली चैनल होता है वो ब्रेक नहीं होता है। इस तरह जाइलम का वाटर प्लांट में रूट से लेकर स्टोमेटा तक एक रोप की तरह या फिर रस्सी की तरह वर्क करता है। अगर इस रस्सी को ऊपर से खींचा जाए तो पूरी रस्सी ऊपर की ओर खींचेगी। पौधों में यही खिंचाव या फिर यही टेंशन ट्रांसपीरेशन के कारण उत्पन्न होती है, जिसे ट्रांसपीरेशन स्पूल थ्योरी कहते हैं। प्लांट के लीफ में ट्रांसपीरेशन के कारण वाटर वेपोराइज होकर मेसोफिल सेल से इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच जाती है। बाद में यह स्टोमेटा के द्वारा वायुमंडल में मिल जाती है। मेसोफिल सेल्स का सेल शेप वाटर लॉस के कारण कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इसका ऑस्मोसिस प्रेशर या डीपीडी बढ़ जाता है तथा ये मेसोफिल सेल्स आसपास की सेल से वाटर एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद वेस्कुलर बंडल मीन जाइलम से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो जाइलम के लीफ से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो लीफ होता है वो ब्रांच से, और जो ब्रांच होता है वो स्टेम से। स्टेम रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे जाइलम ट्यूब पर एक
टेंशन या खिंचाव उत्पन्न होता है। यह टेंशन स्टोमेटा से लेकर रूट हेयर तक होती है। परिणामतः एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो वाटर को डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर ले जाती है। ये था ऑब्जेक्शंस। इसके बाद अब हम इसके कुछ एविडेंस या फिर कुछ प्रमाण देखते हैं जो कोहेशन टेंशन थ्योरी को सपोर्ट करती है। पहला है सोलेंडर। 1957 ईस्वी में उन्होंने फ्रीली रूप से मोबाइल शेप कॉलम के पक्ष में प्रमाण दिए थे। और दूसरा है अन्य सभी फोर्स का कंप्लीट मेजरमेंट 50 एटीएम से अधिक नहीं होता है, जो कि ऊंचे पेड़ों पर एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करता है। इस थ्योरी में कोहेसिव फोर्स का मान 350 एटीएम होता है, जो न सिर्फ वाटर की रिग्ड के लिए बल्कि ऊंचे वृक्षों में एसेंट ऑफ शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा है, यदि किसी पत्तीदार स्टेम को काट दिया जाए और उसके नीचे मोनोमीटर लगा दिया जाए तो मरकरी का लेवल ऊपर की ओर खींचता दिखाई देता है। चौथा है, यदि वाटर की कंटिन्यूटी में टेंशन प्रेजेंट है तो कन्फर्म जाइलम वेसल्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और उसके डायामीटर में कमी होगी, क्योंकि जब वाटर वेपोराइज्ड की लेवल हाई होती है तो प्लांट के स्टेम में डायामीटर में कमी हो जाती है। इसका नोट्स है, कोहेशन टेंशन थ्योरी हर सिचुएशन में एसेंट ऑफ शेप की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। इसके बाद अब हम ट्रांसलोकेशंस ऑफ वाटर में लास्ट टॉपिक देखते हैं, कंक्लूजन, कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। कंक्लूजन, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ वाटर या फिर एसेंट ऑफ शेप के प्रोसेस में बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी और इन सब ने यह प्रूव किया कि वाटर मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट जाइलम से हमेशा लोअर से अपर डायरेक्शन में होता है। इसका कंप्लीट थ्योरी कोहेशन टेंशन थ्योरी है, जो सभी सिचुएशन में एसेंट ऑफ शेप को कंप्लीट करता है। यहाँ से अब हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ शेप या फिर थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप और कंक्लूजन ऑफ एसेंट ऑफ शेप के टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी न्यू अपडेट या फिर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।